मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। सनी टून्स। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। गर्म हवाओं ने गांव की कच्ची पगडंडियों को और भी तपता बना दिया था। एक गरीब नौजवान राजू नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा था। अचानक एक चमचमाती हुई गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। अरे राजू, इस तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? राजू मुस्कुराकर बोला। बस यूं ही जिंदगी की राहों पर चल रहा हूँ। किरण ने हैरानी से कहा। वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मगर सच बताओ, कोई काम मिला या अभी भी वैसे ही? काम की तलाश में निकला हूँ किरण। मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता हूँ, किसी के सहारे पर नहीं। राजू की आवाज में खुददारी थी। किरण ने कुछ सोचकर कहा। राजू, मेरे पिताजी को एक वफादार नौकर की जरूरत है। तुम मेरे घर आ जाओ, अच्छा पैसा मिलेगा। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किरण, अगर दोस्ती में मालिक और नौकर का रिश्ता आ जाए तो दोस्ती बाकी नहीं रहती। किरण को इस बात पर हैरानी तो हुई, मगर वह खामोश रहा। दोनों कुछ देर साथ चले, फिर अपने अपने रास्ते पर निकल गए। अगले दिन किरण अपने बड़े से हवेली के आंगन में बैठा था। नौकर चाकर अपने काम में लगे हुए थे। तभी उसके पिता सेठ घनश्याम दास गुस्से से बोले। किरण, कल मैंने तुम्हें उस गरीब राजू के साथ देखा था। आखिर तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो? पिताजी, वह मेरा सच्चा दोस्त है। किरण ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सेठ हंसते हुए बोले। अमीरों और गरीबों के बीच दोस्ती नहीं होती। दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ की जाती है। मगर पिताजी, क्या दिल की बराबरी जरूरी नहीं? नहीं बेटा, रिश्ते पैसे से बनते हैं, जज्बात से नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो यही गरीब दोस्त तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। राजू अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ, मैं तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा। भगवान भला करे। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। माँ और बेटा दोनों चौंक गए। गंगा ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ घनश्याम दास के दो नौकर खड़े थे। राजू, सेठ जी ने तुझे बुलाया है, अभी फौरन हवेली पहुंच। एक नौकर रौब से बोला। गंगा ने राजू की तरफ देखा। बेटा, खैर तो है ना? क्यों बुलाया उन्होंने? माँ, फिक्र मत कर, शायद कोई काम हो, मैं देख कर आता हूँ। माँ की आंखों में चिंता थी। बेटा, मैं तुझे भेज तो रही हूँ, मगर याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से पीछे मत हटना। राजू मुस्कुराया। माँ, तेरा बेटा राजू है, चुकना मेरे नसीब में नहीं। भगवान तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। राजू माँ को तसल्ली देकर सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ा, जहाँ उसकी ईमानदारी की पहली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। राजू हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सेठ घनश्याम दास अपने नौकर चाकरों के साथ बैठे थे। जैसे ही राजू पास पहुंचा, सेठ ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। राजू, सेठ घनश्याम दास की गरजती आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम वाकई मेरे बेटे के काबिल दोस्त हो या नहीं। राजू ने अदब से जवाब दिया। सेठ जी, दोस्ती इम्तिहान से नहीं, सच्चे जज्बात से निभाई जाती है। मगर अगर आपको मुझ पर शक है तो परख लीजिए। ये पैसे लो, बाजार जाओ और मेरे लिए कीमती कपड़ा खरीद कर लाओ। मगर याद रखना, अगर एक भी पैसा कम हुआ तो तुम्हें बेईमान समझा जाएगा। राजू ने इत्मीनान से कहा। सेठ जी, मेरी ईमानदारी का फैसला रुपयों से नहीं हो सकता, मगर फिर भी मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करके दिखाऊंगा। सेठ ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने खास नौकर की तरफ देखा और सिर हिला दिया, जैसे कोई इशारा कर रहे हों। राजू ने यह सब महसूस किया, मगर चुप रहा। उसने थैली को मजबूती से थामा और बाजार की ओर बढ़ गया, जहां उसके रास्ते में एक साजिश उसका इंतजार कर रही थी। राजू जैसे ही बाजार की तरफ जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। ये सेठ के खास आदमी थे, जिन्हें भेजा गया था ताकि किसी न किसी तरह राजू को परीक्षा में नाकाम किया जा सके। अचानक एक आदमी ने राहातू से पैसे छीनने की कोशिश की, मगर राजू पहले से ही चौकन्ना था। ये क्या कर रहे हो? ये मेरी अमानत है। अरे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं, मेरे ईमान की परीक्षा है और मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। ये कहकर वह तेज कदमों से बाजार की तरफ बढ़ गया। नौकर चाकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सेठ घनश्याम दास को राजू की ईमानदारी देखकर हैरानी हुई, मगर वह अब भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये लड़का होशियार है, लेकिन देखते हैं ये मेरी अगली परीक्षा में कैसे पास होता है। सेठ ने राजू को एक और काम दिया।
जो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसे एक कीमती सामान लेकर जंगल के रास्ते से शहर तक पहुंचाना था, मगर सेठ ने अपने आदमियों को पहले ही भेज दिया ताकि वे रास्ते में राजू को लूट लें और वह अपनी परीक्षा में फेल हो जाए। जब राजू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर बैठे। ये सामान हमें दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। राजू जरा भी नहीं घबराया। उसने मजबूती से कहा, ये चीज मेरी अमानत है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। डाकू उसे मारने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी करण वहां पहुंच गया। खबरदार, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डाकुओं ने गुस्से में आकर करण को धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट लग गई। ये देखकर डाकू घबरा गए और वहां से भाग निकले। राजू ने घबराकर कहा, करण, तुम्हें चोट लग गई है। उसने जल्दी से करण को उठाया, घोड़े पर बिठाया और घर की तरफ चल दिया। राजू जब हवेली के आंगन में दाखिल हुआ तो सेठ घनश्याम दास बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब सख्ती की जगह चिंता और शर्मिंदगी झलक रही थी। जैसे ही करण आया, करण, तुम्हें चोट कैसे लगी? सेठ ने घबराहट से पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा और मेरे ही बेटे को चोट लग जाएगी। यह तो मेरे गलत इरादों की ही सजा है। सेठ ने नजरें झुका ली। मुझे माफ कर दो। मेरी जिद, मेरा अहंकार और मेरी परीक्षा की वजह से मेरे अपने बेटे को चोट आई। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए, लेकिन तुम हर बार सच्चाई और ईमानदारी से विजयी हुए। सेठ जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। अगर आज मेरी ईमानदारी पर आपको विश्वास हो गया है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। मैंने सारी जिंदगी पैसे को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज जाना कि असली दौलत दोस्ती, ईमानदारी और नेक नियति होती है। आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। यह सुनकर करण की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस दिन के बाद सेठ घनश्याम दास ने न सिर्फ राजू को अपनाया, बल्कि उसकी तरक्की में भी मदद की। राजू और करण की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई और हमेशा के लिए अमर हो गई।